हे माय डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप हमारी स्टोरी को एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो देखते हैं आगे तेरे लेके एपिसोड 130 में आगे क्या हुआ। कहानी अब तक। हीर अपने भाई आयु, माहिर और आरब के साथ खेल रही थी, जबकि आरब उसके साथ खेलना नहीं चाहता था क्योंकि वो अपनी डोल के साथ खेल रही थी और उधर माहिर और आयु अपना वीडियो गेम चला रहे थे और उससे बार बार बोल रहे थे कि तुम लड़कियों के साथ क्यों खेल रहे हो, वो लड़की तुम्हें बनाकर रहेगी, तुम्हें हमारे साथ खेलना चाहिए। आरब भी उनके साथ हो चुका था। इस बात से हीर गुस्सा होकर उनसे लड़ बैठी थी और फिर रोते हुए अपने डैड रणविजय के पास चली गई। अपनी बेटी को रोता देख रणविजय ने तीनों बच्चों पर गुस्सा किया कि वो उसकी हीर को क्यों रुला रहे हैं। तभी कहीं वहां पर आ गई थी और उसने बताया तुम्हारी हीर सीधी नहीं है, बहुत ज्यादा चालू है। और ये उसका जवाब हीर ने उसे तुरंत ही दे दिया था क्योंकि हीर सबको वार्निंग देके वहां से गुस्से में चली गई थी। रणविजय ने हीर से ये भी बोला था कि वो उसके लिए एक छोटी सी बेबी लाकर देगा, वो भी लिटिल गर्ल जो उसके साथ खेलेगी। कई उसकी बात से उसे घूर कर देख रही थी और अपने रूम में जाकर हाथ बांधकर बैठ गई और बोली, मैं तुम्हारी बच्ची को बहुत पिटाई करूंगी, वो बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। अपनी बेटी की पिटाई के बारे में सुनकर रणविजय गुस्से में बोला, हाथ तो लगा कर देखना मेरी बेटी को, तब बताऊंगा। उसकी भौहें तन गई थी। उसने धमकी भी दे डाली थी कि रणबीर रॉय कपूर की बेटी को हाथ लगाने का नतीजा क्या होता है ये मैं अच्छे से बता दूंगा। उसकी धमकी सुनकर कहीं का मुंह खुला का खुला रह गया। वह उससे बोली, अच्छा दर्द सहन किया मैंने और मैं उसे पिटाई भी ना करूं, हिम्मत होकर रोक के दिखा देना। अब आगे। ये कहकर कही जैसे ही उठने लगी रणविजय ने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे सोफे पर धकेल दिया। कहीं रणविजय के अचानक ऐसा करने से एकदम चौंक गई। रणविजय ने उसके दोनों हाथ ऊपर किए और उसके ऊपर झुकते हुए कहा, कुछ ज्यादा हिम्मत नहीं दिखा रही हो तुम मेरे सामने। रणविजय क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, कही ने कहा। साथ ही साथ वो रणविजय की पकड़ से छूटने की कोशिश भी कर रही थी। रणविजय अब उस पर पूरी तरह से झुक चुका था और उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में गिरफ्त कर लिया था और अपने अंगूठे से कही के सॉफ्ट होठों को रब करते हुए कहा, क्यों छोड़ू, तुमने ही तो कहा था हिम्मत है तो रोक कर दिखा लो, तो रोक लो। रोक लिया मैंने तुम्हें। फिर उसे टीस करने वाली स्माइल के साथ कहा, अब तुम में हिम्मत है तो छूट के दिखाओ। हालांकि रणविजय ने अपना पूरा वजन उसके ऊपर नहीं डाला था। उसने अपना एक घुटना सोफे पर टिकाया हुआ था जिससे कही के ऊपर उसका वजन ना पड़े। लेकिन फिर भी कही रणविजय के एक हाथ से अपने दोनों हाथों को छुड़ा नहीं पा रही थी, जिस वजह से वो इरिटेट हो रही थी। वो गुस्से से रणविजय को घूरते हुए बोली, रणविजय मैं कह रही हूँ मुझे छोड़ दो, वरना। वरना क्या कही, रणविजय ने पोहे ऊपर चढ़ाते हुए कहा। कही तो अच्छे से जानती थी इस वरना के आगे वो क्या ही कर सकती थी, क्योंकि रणविजय के आगे तो उसकी कहाँ ही चलने वाली थी। अब उसने रुआंसे होते हुए कहा, मत करो ना ऐसा रणविजय, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, छोड़ो मुझे। रणविजय ने स्माइल करते हुए कहा, मैं तो बस अपनी छोटी सी जान को अपनी इस जान से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे ही सामने मेरी क्यूट सी जान को पीटने की धमकी दे रही है। कहीं ने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है नहीं कहूंगी कुछ भी, तुम्हारी छोटी सी जान को चढ़ाओ उसे और सिर पर, कल को ज्यादा बिगड़ गई ना तो फिर मुझसे मत कहना। रणविजय ने कहीं से पूछा, पक्का, पक्का कह रही हो ना कि उससे हाथ भी नहीं लगाओगी, और अगर मुझे पता चला कि तुमने मेरी क्यूटी पाई को कुछ कहा तो फिर तुम देख लेना। कहीं ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ कुछ नहीं कहूंगी तुम्हारी क्यूटी पाई को, अब छोड़ो मुझे। कहीं की बात सुनकर रणविजय के फेस पर एक जीत वाली स्माइल आ गई। फिर उसने झुककर कहीं के सॉफ्ट होठों पर हल्की सी किस की और उससे दूर होते हुए कहा, गुड गर्ल जान, ऐसे ही मेरी बातों को मानती रहा करो, फायदे में रहोगी, फायदे में रहोगी तो कायदे में रहोगी। कहकर रणविजय वापस सोफे पर आराम से बैठ गया और अपना फोन चलाने लगा। अब कही खड़ी होकर गुस्से से रणविजय को घूरने लगी। रणविजय ने अपनी नजर अपने फोन स्क्रीन से हटाई और कही की तरफ देखकर पूछा, क्या कुछ और भी बाकी है अभी। कही जो मुंह फुलाई रणविजय को गुस्से से घूर रही थी, उसने रणविजय की बात सुनकर अपना सिर हाँ में हिलाया तो रणविजय ने भी इशारे से पूछा, व्हाट। कही रणविजय के पास आकर बैठी और उसका हाथ पकड़कर उस पर जोर से बाइट करने लगी। रणविजय ने अपनी आई रोल की और उसे वो करने दिया जो वो कर रही थी। उसे पता था उसे गुस्सा आ रहा है, कई के बाइट करने से उसे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, पर कहीं बाइट के जरिए अपना सारा गुस्सा रणविजय पर निकाल रही थी। रणविजय जानता था कहीं अपना गुस्सा उस पर ऐसे ही निकालती है।
जब कही की आत्मा को ठंडक पहुंच गई, तब उसने रणविजय के हाथ को छोड़ दिया और रणविजय से थोड़ा दूर होते बोली, तुम ना बहुत बुरे हो रणविजय। रणविजय ने अपने फोन को स्क्रॉल करते हुए कहा, आई नो जान दैट आई एम सो बैड। कुछ नया बोलो। रणविजय पर कोई फर्क पड़ता ना देख कही ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां कसी और पैर पटकते हुए रूम से बाहर चली गई। रणविजय ने तिरछी नजरों से कही को रूम से बाहर जाते हुए देखा और फिर स्माइल कर अपना सिर हिलाते हुए कहा, माई एंग्री वाइल्ड कैट, और मुस्कुरा दिया। तभी रणविजय का फोन रिंग करने लगा। रणविजय ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ वेदांत था। वेदांत की बात सुनकर रणविजय के फेस एक्सप्रेशन थोड़े से सीरियस हो गए। उसने सिर्फ इतना कहा, आई एम कमिंग, कहकर उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और रूम से बाहर चला गया। कुछ देर बाद एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री में करीब 4 आदमी अधमरी हालत में फर्श पर पड़े हुए थे और रणविजय के आदमी उन्हें अभी भी लात और घूंसों से मारे जा रहे थे। वेदांत और रुद्र दोनों ही उन्हें एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ देख रहे थे, जो कि मार खा रहे थे। उन चारों की दर्द भरी चीखें वहां गूंज रही थी, पर रुद्र और वेदांत के फेस से ऐसा लग रहा था जैसे उनके लिए ये सब नॉर्मल है। तभी रणविजय, जो अभी वहां आया ही था, उसने एक नजर उन आदमियों पर डाली और फिर दोनों से कहा, चलो कहीं और जाकर बात करते हैं, वैसे यहाँ पर बहुत शोर हो रहा है। रुद्र वेदांत ने हामी से लाया और एक नजर उन आदमियों पर डाल वहां से चले गए। रणविजय ने जाते जाते अपने आदमी से कहा, इनके मुंह बंद करो और इसके बाद इन्हें पीटो, कुछ ज्यादा ही शोर मचा रहे हैं, कहकर रणविजय वहां से चला गया। कुछ देर बाद वो फैक्ट्री के दूसरी तरफ बने एक खाली जगह पर एक सोफे पर बैठे हुए थे। रणविजय ने सीरियस वे में पूछा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि उसका विक्रम चौहान से कोई कनेक्शन है? वेदांत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रणविजय, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे पूरा यकीन है, बट मुझे डाउट है, क्योंकि मेरे सोर्स से इस बात का मुझे पता चला है कि विक्रम चौहान का एक भाई अभी भी जिंदा है और वो विक्रम चौहान की मरने के बाद उसके सारे काम और काले धंधे वही संभालता है। वो कहाँ है, क्या कर रहा है, किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि वो सब काम छुपकर हैंडल करता है। और तुम तो जानते हो ना, विक्रम चौहान कोई छोटा मोटा आदमी तो है नहीं, उसकी पहुंच काफी लंबी थी। वेदांत की बात सुनकर रुद्र ने कहा, वेदांत सही कह रहा है रणविजय, हमने विक्रम चौहान और उसके उन धंधों को खत्म किया है जो दुनिया के सामने थे या फिर हमारे सामने आए, लेकिन जितना वो जमीन के ऊपर था उससे कहीं ज्यादा वो वैसे भी जमीन के नीचे था। मुझे तो ये भी पता चला है कि उसका भाई विक्रम चौहान से कई कदम आगे है और उससे कई ज्यादा पावरफुल भी है। रणविजय ने कुछ सोचते हुए कहा, इसका मतलब वो अपने भाई की मौत का बदला हमसे लेना चाहता है, लेकिन छुपकर। वेदांत ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन आज तक उसे किसी ने देखा नहीं। फिर कुछ सोचते हुए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि डीमन और विक्रम चौहान के भाई में कुछ ना कुछ तो सिमिलर है, क्योंकि वो भी अक्सर छुपकर ही अपने सभी काम को अंजाम देता है और वो भी हाथ धोकर हमारे ही पीछे ही पड़ा है। वेदांत की बात सुनकर रणविजय किसी गहरी सोच में चला गया। रुद्र ने रणविजय से कहा, रणविजय क्या सोच रहे हो? रणविजय ने कहा, अक्सर जो दिखता है रुद्र, वही सच हो जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है जो हमें दिख रहा है वो सिर्फ हमें दिखाया जा रहा है, हमारे मन में भ्रम डालने के लिए, और ये विक्रम चौहान का भाई या फिर डीमन यही कर रहे हैं। वेदांत ने अपनी आंखें छोटी कर कंफ्यूजन से उससे पूछा, मतलब? रणविजय ने सख्त एक्सप्रेशन के साथ कहा, मतलब वक्त आने पर समझ आ जाएगा, फिलहाल हमारे आदमियों से कहो इस अस्वस्थ राणा के ऊपर पूरी नजर रखें। अस्वस्थ राणा की पूरी जनकुंडली मुझे चाहिए, कहाँ से आया है, क्यों आया है, बिना किसी रीजन वो हमारे बिजनेस को टारगेट नहीं करेगा, कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा। रुद्र ने कहा, जरूर, यह अस्वस्थ राणा डीमन और विक्रम चौहान के भाई के बीच कोई ना कोई कनेक्शन तो है। मुझे भी यही लगता है। डीमन का इंडिया आने की खबर मिलना और फिर अचानक अस्वस्थ राणा का हमसे टकराना, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। और फिर क्या पता विक्रम चौहान का भाई भी इस वक्त इंडिया में ही मौजूद हो। इन तीनों का एक साथ एक्टिवेट होना जरूर कोई बहुत बड़ी साजिश है। वेदांत ने भी रुक कर कहा। रणविजय ने कुछ सोचते हुए कहा, वेदांत, अस्वस्थ राणा को हमारा मुंबई वाला प्रोजेक्ट चाहिए था ना, तो उसे इस प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप का ऑफर दो। और उसकी सेक्रेटरी का क्या नाम है? रणविजय कुछ सोच रहा था कि अचानक ही रुद्र बोला, क्रिस्टी। रणविजय वेदांत उसे घूरने लगे तो रुद्र बतीसी दिखाते बोला, वो मुझे कुछ दिनों पहले बार में मिली थी, तभी मुझे पता चला उसका नाम क्रिस्टी है। रणविजय ने अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए पूछा, और तुमने उसका नाम भी पूछ लिया, नॉट बैड रुद्र, काफी फास्ट निकले तुम। रुद्र ने आई रोल करते हुए कहा, वो खुद मेरे पास आई थी बात करने, और वैसे भी रणविजय,
वो तुम में ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो मुझसे लगातार तुम्हारे बारे में बात कर रही थी। वेदांत ने बनावटी हैरानी से पूछा, ओ, तो तू चाहता है कि वो तुझ में इंटरेस्टेड हो? हाँ। रुद्र ने चिढ़ते हुए कहा, मैंने ऐसा कब कहा? वेदांत ने उसे छेड़ते हुए कहा, उसका नाम लेते ही तेरे चेहरे की चमक हमें सब बता रही है। अब रणबीर ने इरिटेट होते हुए कहा, बस करो तुम दोनों, हम यहाँ से सब डिस्कस करने आए थे, ना कि उस क्रिस्टी में किसको इंटरेस्ट है और किसको नहीं, ये बात करने। और तुम रुद्र, अपने अंदर के इमोशन को थोड़ा कंट्रोल में रखो, वरना सारिका तक ये बात पहुंचने में मुझे देर नहीं लगेगी। रुद्र ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, हर बात में सारिका को बीच में जिलाना जरूरी है क्या? वो थोड़ा डरते हुए बोला। रणविजय ने फिर कहा, उस क्रिस्टी से राणा के बारे में काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, इसलिए अब उसे अपने जाल में फंसाना है। एक काम करो रुद्र, उसे डिनर पर इनवाइट करो, और वेदांत तुम जाओगे उसके साथ डिनर पर। वेदांत ने चिढ़ते हुए कहा, मुझे नहीं जाना उसके साथ डिनर पर, वो खाने की कम और मर्दों की ज्यादा भूखी है। रणविजय ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, डोंट वरी, मैं तुम्हें उसके साथ डिनर के लिए भेज रहा हूँ, वन नाइट स्टैंड के लिए नहीं, जो वो तुम्हारी इज्जत लूट लेगी। रुद्र ने रणविजय की बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ वेदांत, वैसे भी वो तो रणविजय की इज्जत के पीछे पड़ी हुई है, उसे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तुम्हारे साथ डिनर सिर्फ डिनर करेगी, उसे तो सिर्फ रणविजय की इज्जत चाहिए। कहकर वो हंसने लगा। रुद्र की बात सुनकर रणविजय ने उसे घूर कर देखा, तो रुद्र ने बात बदलते हुए कहा, कोई बात नहीं रणविजय, अगर वेदांत नहीं जाना चाहता है तो मैं चला जाता हूँ उसके साथ डिनर पर। रणविजय ने उसे घूरते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है उसके साथ डिनर पर जाने की, तुम्हारी हरकतें देखकर लग रहा है कि तुम खुद अपनी इज्जत को उससे सौंप कर उसे परोस दोगे, चुपचाप बैठे रहो यहीं पे। रणविजय की बात सुनकर रुद्र का चेहरा उतर गया। वेदांत ने कहा, रणविजय तुम चले जाओ उसके साथ डिनर पर, वैसे भी वो तुम में कहीं ज्यादा इंटरेस्टेड है, और इस वजह से तुम उससे इन्फॉर्मेशन अच्छे से निकलवा पाओगे, और अगर उसने तुम्हारे साथ किसी तरह की उल्टी सीधी हरकत की तो तुम ऐसी चुड़ैलों को हैंडल करना अच्छे से जानते हो। रणविजय ने वेदांत से कहा, हैंडल? सीधा गोली से उड़ा दूंगा अगर उसने मुझे छूने की कोशिश भी की तो। रुद्र ने उसकी बात का मजाक उड़ाते हुए कहा, वैसे मानना पड़ेगा रणविजय, कहे कि तुम्हारी जिंदगी में आने के बाद ये फर्क तो पड़ा है कि तुम काफी हद तक सुधर चुके हो, खासकर और औरतों के मामले में, वरना सबसे ज्यादा फ्लर्टी तुम ही हुआ करते थे। रुद्र की बात सुनकर रणविजय के जहन में अपनी क्यूट सी वाइफ कही का चेहरा आ गया, जो अभी कुछ घंटे पहले ही उससे अच्छी खासी लड़ाई करके गई थी, और उसे पता था जब वो घर जाएगा तो कही का मुंह गोलगप्पे की तरह अभी भी फूला हुआ होगा, जब तक कि रणविजय उससे अच्छे से मना नहीं ले। सोचते हुए रणविजय के होठों पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। रणविजय ने खोए अंदाज में ही कहा, प्यार ऐसा ही होता है रुद्र, इंसान कब अपने प्यार में रंग जाता है उसे पता ही नहीं चलता, फिर उसे अपने उस प्यार के अलावा कोई पसंद ही नहीं आता। तभी एक आदमी वहां आया और सिर झुकाकर बोला, बॉस, उन चारों से जितनी इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते थे हमने निकाल ली है, और हमें नहीं लगता कि उनके पास हमें बताने के लिए और कुछ भी है। कहने के बाद वो आदमी चुप हो गया और रणविजय के अगले ऑर्डर का इंतजार करने लगा। रणविजय, जिसके चेहरे पर अभी कुछ देर पहले एक प्यारी सी स्माइल थी, अब उसके फेस एक्सप्रेशन दोबारा से सख्त हो गए। उसने कोल्ड वॉइस में ऑर्डर देते हुए कहा, उन चारों को ठिकाने लगा दो, अब वो हमारे किसी काम के नहीं है। ये कहते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे अभी इसी वक्त वो किसी का खून करके आया हो। एक पल के लिए तो वो आदमी भी डर गया, लेकिन फिर अपने काम के लिए वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद आज रणबीर जी को आने में थोड़ा लेट हो गया था। वह अभी मेंशन के अंदर ही आ रहा था कि उसकी नजर गार्डन में बैठी हुई सनाया पर गई, जो बेंच पर बैठी हुई आसमान की तरफ एकटक देख रही थी। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो किसी गहरी सोच में गुम है। रणविजय ने जब सनाया को अकेले बैठे हुए देखा तो अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। रणविजय उसके बगल में ही बैठ गया और आसमान की तरफ देखते बोला, डैनियल के बारे में सोच रही हो सनाया? सनाया ने जब अपने बगल में किसी की मौजूदगी महसूस की तो उसने अपना चेहरा घुमाकर रणविजय की तरफ देखा और स्माइल करते हुए कहा, उसी के बारे में सोच रही हूँ। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद सनाया ने कहा, पता नहीं रणविजय, मन में एक कसमकस है। रणविजय ने सवारी नजरों से सनाया की तरफ देखा और बोला, कैसी और किस बात की कसमकस? सना ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं ये शादी करके डैनियल के साथ कोई धोखा तो नहीं कर रही। शनाया की बात सुनकर रणविजय ने वापस सामने की तरफ देखा और कुछ सोचते हुए कहा, सनाया, धोखा तो तब होता ना जब डैनियल के जिंदा रहते तुम किसी और के करीब जाती, लेकिन अब डैनियल इस दुनिया में नहीं है और उसे गए काफी वक्त हो चुका है। वो तुमसे बहुत प्यार करता था, तो जाहिर है वो तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता था।
और तुम जानती हो ना कि जब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, तब उसे सिर्फ तुम्हारी चिंता हो रही थी कि तुम अकेले इस दुनिया में कैसे रहोगी। वो सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता था। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, और शनाया, जिंदगी बहुत लंबी है। उसे जीने के लिए हमें हम सफर की जरूरत हमेशा पड़ती है। सिर्फ इस बात का एहसास ही काफी होता है कि हम अकेले नहीं हैं, कोई है जो सुख दुख में हमेशा हमारे साथ है। फिर स्माइल करते हुए रणविजय ने कहा, और यकीन मानो डैनियल, हेल में बैठा हुआ तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश हो रहा होगा कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई हो। शनाया ने हैरानी से पूछा, हेल में? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? वो हेल में कैसे हो सकता है और क्यों होगा? वो जरूर हेवन में होगा, मुझे यकीन है। रणविजय ने हंसते कहा, ओ, तो उसने तुम्हें अपनी विश बताई नहीं थी, पर उसने मुझे तो बताया था कि वो मरने के बाद हेल में जाना पसंद करेगा, क्योंकि उसे लगता था कि उसे वहां काफी हॉट और सेक्सी लड़कियां जो मिलेंगी। सनाया हैरानी से मुंह खोले रणविजय को देख रही थी। उसने थोड़ा गुस्से में कहा, उसने वाकई में ऐसा कहा था? रणविजय ने स्माइल करते उसके कंधे उचकाते हुए कहा, जैसे कह रहा हो मैं सही कह रहा हूँ। सनाया ने अब ऊपर देखा और थोड़ा चिल्लाते हुए बोली, डेनियल कमीने कही कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं ऊपर आई ना तो तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी अगर तुमने किसी लड़की की तरफ देखा भी तो। रणविजय ने हंसते हुए कहा, अब तुम वहां पर भी उसका पीछा नहीं छोड़ोगी क्या? कम से कम हेल में तो उसे एंजॉय करने दो। शनाया की आंखों में आंसू थे, होरो होठों पे हंसी। उसने रणविजय के कंधे पर सिर टिकाते हुए कहा, मैं ऊपर जाऊंगी तो उसे घसीट कर अपने साथ हेवन में ले जाऊंगी। फिर देखती हूँ कि वो कैसे होट और सेक्सी लड़कियों की तरफ देखता है। तुम सभी लड़के वाकई में एक जैसे होते हो, हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड या बीबी को परेशान करने का मौका नहीं छोड़ते। सनाया ने अपना सिर उठाया और रणविजय की तरफ देखते हुए कहा। रणविजय ने बड़े ही एटीट्यूड से कहा, उन सभी लड़कों में मैं नहीं आता शनाया, मैं अपनी बीबी को परेशान नहीं करता हूँ। चाहो तो कहीं से पूछ लो। तो सनाया ने बनावटी हंसी के साथ कहा, बस रहने दो रणविजय, अभी कुछ देर पहले तुम्हारी बीबी पिछले 2 घंटे से मेरे सामने तुम्हारी बुराइयां करके गई है। रणविजय ने हैरानी से सनाया की तरफ देखा और पूछा, वाकई में? कहीं ने मेरी बुराइयां की, वो भी तुम्हारे सामने? तो सनाया ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, ओ नहीं तो क्या, पर उस 2 घंटे की बुराई में मुझे दो ही बातें समझ आईं कि तुम बहुत बुरे हो और उसे बहुत परेशान करते हो। लास्ट की बात कहते हुए सनाया को हंसी आ गई। रणविजय ने हंसकर अपना सिर हिलाते हुए कहा, ये लड़की भी ना। सनाया ने कहा, तुम करते होगे उसे इतना परेशान, बेचारी मासूम सी बीवी मिल गई है तो तुम उसका एडवांटेज उठा रहे हो। रणविजय ने कहा, वो मासूम सी लड़की जब झगड़ा करती है ना तो पूरी जंगली बिल्ली बन जाती है, जो बात बात पर मुझे पंजा मारती है। सनाया ने स्माइल करते हुए कहा, बट सी इज ऑल्सो प्योर ऑफ हार्ट। रणविजय, उसकी मासूमियत को हमेशा ऐसे ही संभाल के रखना। बहुत कम ऐसे इंसान होते हैं जो आजकल की दुनिया में इस तरह से हो। रणविजय ने स्माइल करते हुए कहा, इसलिए तो मेरी जान है, वरना इस जेबिल को कभी किससे प्यार होगा, ये लगभग इम्पॉसिबल था। वो भी ट्रू लव तो कभी नहीं, पर मुझे तो हो गया। जब से उसे पहली बार देखा तब से ये डेविल उस एंजल का हो गया। फिर रणविजय अपनी जगह से खड़े होते बोला, फिलहाल तो मेरा ट्रू लव मुझसे नाराज है, तो अभी मुझे जाकर उसे पहले मनाना होगा। सनाया ने स्माइल करते हुए अपनी पलकें झपकाई तो रणविजय अंदर की तरफ वहां से चला गया। कुछ टाइम बाद रणविजय अपने रूम में आया तो उसकी नजर बेड के कोने में ब्लैंकेट ओढ़कर सो रही कहीं पर गई। कहीं का मासूम सा चेहरा देखकर रणविजय के फेस पर प्यारी सी स्माइल आ गई। वो उसके करीब आया और अपनी उंगलियों से उसके मुलायम से गालों को सहलाने लगा। कहीं नींद में ही कसमसाने लगी, क्योंकि रणविजय की उंगलियों से उसे गुदगुदी हो रही थी। तभी रणविजय की नजर बेड के बिल्कुल बीच में बनी हुई पिलो की दीवार पर गई, जो कहीं ने बनाई थी उसे, जिसे देखकर रणविजय ने अपना सिर नामे हिलाया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद वो चेंज करके अपने बेड पर आ गया। उसने एक एक करके सारे पिलो बीच में से हटा दिए और कहीं की कमर को थामकर उसे अपने करीब कर लिया। कहीं भी नींद में थी तो वो भी रणविजय के सीने से लग गई। रणविजय प्यार से कहीं के चेहरे को देख रहा था। कहीं के चेहरे पर आज भी वही मासूमियत थी जिस पर रणविजय पहली बार नजर में ही फिदा हो गया था। मोहब्बत होठों से नहीं, उनसे निकली मीठी बातों से है, क्योंकि मासूमियत चेहरे से कहीं ज्यादा उसकी भोली सी आंखों में है। उसकी सादगी और उसकी खूबसूरती की क्या मिसाल दूं। चेहरे पर मासूमियत और अदाएं उसकी बड़ी बेमिसाल हैं। शाम की लाली तेरी रंगत की याद दिलाती है, तेरी मासूमियत ही मुझे तेरी ओर खींच लाती है। अपने मन में ये सोचकर रणविजय ने कसकर कहीं को अपनी बाहों में भर लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरी तरफ वहीं इंदौर के किसी कोने में एक आलिशान विला के एक अंधेरे कमरे में
सिर्फ चांद की रोशनी बिखरी हुई थी, जिससे थोड़ी बहुत रोशनी कमरे में आ रही थी। कमरा देखने में काफी बड़ा और आलीशान था। उसी रूम में एक आदमी चेयर पर बैठा हुआ सामने की दीवार की तरफ देख रहा था। उस दीवार पर एक लड़की की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी, जिसे उस आदमी की खतरनाक आंखें अजीब सी तरह घूर रही थी। तभी उस कमरे में उस आदमी की खतरनाक आवाज गूंज उठी, लौट के आया हूं अधूरे काम पूरे करने, जो कारण थी मेरे भाई की मौत का, उसे पूरी तरह से बर्बाद करने। क्या लगता था कि विक्रम चौहान के मरने के बाद कहानी खत्म हो गई है? कहानी अब शुरू हुई है, तुम लोगों की बर्बादी की, और खासकर इस लड़की की, जो मेरे भाई की मौत की वजह बनी। फिर उसने अपने एक हाथ में पकड़ी शराब की बोतल को अपने मुंह से लगाया और उसका एक घूंट भरकर कहा, बदला जितना पुराना होता है उतना ही खतरनाक होता है। कहते उसके होठों पर एक रूथलेस स्माइल आ गई। नेक्स्ट डे सुबह से ही सभी अपनी अपनी भागदौड़ में लगे हुए थे। दादी हॉल में बैठकर सभी के ऊपर हल्ला मार मार कर चिल्लाए जा रही थी, अरे जल्दी तैयार हो जाओ, शादी का मुहूर्त निकल जाएगा, वकील भी आता होगा साइन करवाने। हे भगवान, अगर मैं हल्ला ना मचाऊं तो कोई काम नहीं करेगा इस घर का। रणविजय दादी के बगल में ही सोफे पर बैठा हुआ अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। उसने दादी की तरफ देखते हुए कहा, दादी इतना हल्ला क्यों मचा रहे हो? शादी का मुहूर्त दोपहर के 2 बजे का है और वकील शाम के 4 बजे आएगा। अभी तो सुबह के 9 बजे हुए हैं, तो इतनी जल्दी किस बात की है? दादी ने मुंह बिचकाते हुए कहा, तू तो चुप कर, तुझे कुछ समझ नहीं आता, तुझे तो कुछ पता ही नहीं है। अभी से हल्ला मचाऊंगी तब जाकर ये लोग वक्त पर तैयार होंगे। ये बड़ों की बात है, तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ने वाली। रणविजय ने अपना सिर झटका और वापस अपना काम करने लगा। पहले सभी का विचार था कि शादी मंदिर में होगी, लेकिन दादी ने कहा कि शादी घर से ही होगी, इसलिए हॉल में ही मंडप तैयार किया गया था। शादी का मुहूर्त भी आ गया था। अनिरुद्ध वक्त से कपूर मेंशन पहुंच चुका था। उसके साथ में उसकी माँ और दादी भी आई थी। अब दोनों दादियां हॉल के सोफे पर बैठकर हल्ला मचाए जा रही थी और एक दूसरे को कंपनी भी दे रही थी। दोनों बिंदास होकर रेडी होकर बैठी थी और सब लोगों को ऑर्डर दिए जा रही थी। इधर दूसरी तरफ शनाया को मेकअप आर्टिस्ट ने अच्छे से रेडी कर दिया था। शनाया लाइट मेकअप में और लाइट पिंक कलर के लहंगे में बेहद ही प्यारी लग रही थी। अनित तो उसे क्यों देखता ही रह गया। अनिरुद्ध ने शनाया को जैसे दुल्हन के रूप में इमेजिन किया था। शनाया उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। शनाया को देखकर अनित के चेहरे की चमक कई गुना बढ़ गई थी। पंडित जी के कहे अनुसार शनाया को अनित के बगल में बैठा दिया गया था। पंडित जी शादी की सारी विधियां मंत्रोच्चार के साथ पूरी करवा रहे थे। वहीं पर सभी बच्चे एक जगह पर बैठे हुए इस शादी को देख रहे थे। माहिर ने आरब से कहा, अब तो तुम्हारे पास भी डैड होंगे आरब। आरब ने भी खुश होते कहा, हाँ, अब मेरे पास भी डैड होंगे और मैं उनके साथ फुटबॉल भी खेलूंगा। तो हीर ने हैरानी से पूछा, तुम्हारी न्यू डैड क्या तुम्हारे साथ रहेंगे? तो आयु ने कहा, बुद्धू, जब आंटी और अंकल की शादी हो रही है तो दोनों साथ ही तो रहेंगे ना, जैसे हमारे मॉम डैड एक साथ रहते हैं। आरब ने कहा, डैड ने हमें कहा है कि हम उनके साथ उनके मेंशन में रहेंगे। हीर ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर किसी की शादी हो जाती है तो क्या वो लोग साथ में रहते हैं? तो माहिर ने कहा, तुम एक नंबर की बेवकूफ हो हीर, जैसे हमारे मोम डैड की शादी हुई है तो वो भी साथ में रहते हैं ना, और हमारे बेदान चाचू की प्रिया मासी से शादी हुई तो वो साथ में रहते हैं, ऐसे ही अंकल आंटी भी साथ में ही रहेंगे ना। माहिर की बात सुनकर हीर के फेस पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई। अब उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही थी। वो क्या, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। फिलहाल तो शादी की विधियां एक एक करके संपन्न हो रही थी। पंडित जी ने कहा कि बर वधु की मांग में सिंदूर भरे और उसके बाद मंगलसूत्र पहनाए। अनिरुद्ध ने शनाया की मांग में अपने नाम का सिंदूर सजा दिया। इसी के साथ शनाया ने अपनी आंखें बंद कर ली और इसी के साथ उसकी आंखों से वहां आंसू का एक कतरा बहकर उसके गालों पर आ गया। अनिरुद्ध ने अपने नाम का एक खूबसूरत सा मंगलसूत्र शनाया के गले में पहना दिया और उसे प्यार भरी नजरों से देखने लगा, जैसे कि उसका पता नहीं कितना पुराना सपना पूरा हो चुका है। वो बड़े ही प्यार से अपनी शनाया को देख रहा था। इसी के साथ पंडित जी ने कहा, अब विवाह संपन्न हुआ, आप दोनों अब पति पत्नी हुए। अब आप दोनों खड़े हो जाइए और अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए, ताकि आपका आगे आने वाला वैवाहिक जीवन सुख शांति से बीते। अनिरुद्ध और सनाया दोनों ने ही एक दूसरे की तरफ देखा और फिर पंडित जी की बात सुनकर दोनों ही अपनी जगह से खड़े हो गए। दोनों ने सबसे पहले दोनों दादी और फिर माँ, बाकी सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। अनिरुद्ध की माँ सुमित्रा देवी की आंखों में तो आंसू आ गए थे। वो आखिरकार उसके बेटे को उसका प्यार मिल गया था।
क्योंकि सुमित्रा जी शुरू से ही शनाया और अनिरुद्ध के रिश्ते के बारे में जानती थी और ये भी जानती थी कि अनिरुद्ध में आया हुआ बदलाव इसलिए था क्योंकि शनाया उसे छोड़कर चली गई थी। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि शनाया उनके बेटे की जिंदगी में वापस आ गई है, तो उनके दिल को अब जाकर तसल्ली मिली थी। अब उनके बेटे की जिंदगी में एक ठहराव आ जाएगा और वो पहले ही खुश हो रही थी क्योंकि इतने दिनों बाद उनके बेटे की लाइफ में प्यार आया था। रणविजय वहीं खड़ा वेदांत से किसी सिलसिले में बात कर रहा था कि उसके हाथ की उंगलियों को पकड़कर किसी ने उसे नीचे की तरफ खींचा। रणविजय ने अपना सिर झुकाकर नीचे की तरफ देखा तो उसकी छोटी सी बेटी उसकी उंगली को पकड़कर उसे गोद में उठाने का इशारा कर रही थी। हीर की यह हरकत देखकर वेदांत और रणविजय दोनों के ही फेस पर स्माइल आ गई। रणविजय ने झुककर हीर को अपनी गोद में उठा लिया और अपनी बेटी के प्यारे से गोलू मोलू चिक्स पर किस करते हुए पूछा, बोलो बेबी, कुछ कहना है क्या? हीर ने बहुत क्यूट तरीके से अपना सिर हाँ में हिला दिया। सो क्या कहने वाली है हीर अपने डैड से? क्या उसके दिमाग में कुछ खुराफाती चल रहा है जो वो अपने डैड से बोलने वाली है? और कौन है वो अनजान शख्स जो कि रणविजय के फैमिली पर हमला करने वाला है? कौन है ये नया दुश्मन? क्या होगा इस स्टोरी में आगे? जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द साइलेंट थिंग पर, मेरे कहीं के साथ तेरे लिए पर। थैंक यू।